हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द एडेप्टिव साइंस में। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास केमिस्ट्री की होने वाली है और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं और इसको बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे। टॉपिक का नाम है बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ में हम आपके लिए समझाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो इंपोर्टेंस है वो आपको समझाएंगे और बहुत आसान तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके लिए निकालना सिखाएंगे। ठीक है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये भी इस वीडियो में आपके लिए स्पष्ट करेंगे। तो 1 मिनट की देरी ना करते हुए चलते हैं बोर्ड पे और समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कवर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छे से समझाएंगे आपके लिए। इसको बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं, अच्छे से समझें आप। इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास की डेफिनेशन देते हैं आपको सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास भी कहते हैं। किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स विभिन्न ऊर्जा स्तरों में गति करते हैं नाभिक के चारों ओर। उन इलेक्ट्रॉन्स का विभिन्न ऊर्जा स्तरों में वितरण करने की जो प्रक्रिया है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास कहते हैं। ठीक है, एक बार डेफिनेशन को सही तरीके से बोलते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में वितरण करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास कहते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं डेफिनेशन बेटा। किसी परमाणु या अणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण, मतलब इलेक्ट्रॉनों को भरना या इलेक्ट्रॉनों को बांटना या इलेक्ट्रॉनों को देना, कुछ भी बोल सकते हैं आप। कि जो कक्षाएं हैं, जो ऊर्जा स्तर हैं आपके किसी परमाणु के, उनमें हम इलेक्ट्रॉन्स को भरें, तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास कहते हैं। ठीक है बेटा, किसी परमाणु या अणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण करने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास कहलाती है। विन्यास बोले या अभिविन्यास बोले आप, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास कहलाती है। ये डेफिनेशन है बेटा, क्लियर। अब हमें क्या है, सबसे पहले यह समझना है कि इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इंपॉर्टेंस को समझिए, तब आपको उसकी सच्चाई समझ में आएगी कि क्यों जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानना। मैं एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझाने वाला हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो प्रकार का होता है बेटा। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक बोहर-वरी मॉडल के अनुसार किया जाता है, ठीक है। एक बोहर-वरी ने सिद्धांत दिया था, जिसे हम 2,8,8 करके इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं कि ये होता है। और एक आधुनिक मॉडल के अनुसार, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के अनुसार एसपीडीएफ उपकक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो मैं जो आज आपको सिखाने वाला हूं, जो सही होता है एक्चुअल में, वो एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास आज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। पहले हम बताते हैं आपके लिए कि इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास की इंपोर्टेंस क्या है, महत्व को समझिए आप उसके। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप निकालना सीखते हैं बेटे, तो सबसे पहली चीज आप किसी भी एटम का लुईस संरचना बनाना सीख जाएंगे। ठीक है,
लुईस संरचना बनाना आप सीख जाएंगे। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आता है तो आप उसकी लुईस संरचना बना सकते हैं किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम की। ठीक है। नेक्स्ट, जिसे हम लैबिश डॉट सिंबल भी कहते हैं। ठीक है, लैबिश डॉट सिंबल। ठीक है, यदि नंबर एक, ये पहला हो गया हमारा। यदि हम लुईस संरचना बनाना सीख जाते हैं बेटे, फिर हम उस तत्व की संयोजकता को अर्थात वैलेंसी को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लुईस के अनुसार किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। जब आप लैबिश डॉट सिंबल बना लेते हैं तो उसकी संयोजकता आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। और यदि आप बेटा एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से करना जानते हैं तो आप उसकी ऑक्सीकरण संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? ऑक्सीकरण संख्याएं, ऑक्सीडेशन नंबर आप आसानी से निकाल सकते हैं तत्वों के। और यदि आप ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हैं तो आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, अर्थात अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे आसानी से संतुलित कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। मैं क्या समझा रहा हूं एक बार फिर से बता दूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का महत्व समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, किसी चीज को करने से पहले हमें उसके महत्व पता होना चाहिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास, किस लिए इंपॉर्टेंट है, उससे और कितनी चीजों को हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो बता रहा हूं आपके लिए, नंबर एक, लुईस संरचना बनाना सीख जाते हैं आप। ठीक है, यदि लुईस संरचना बना लेते हैं तो संयोजकता निकालना सीख जाते हैं आप। लुईस संरचना, फिर उसके बाद वैलेंसी, संयोजकता निकालना सीख जाते हैं आप। ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालना सीख जाते हैं, ऑक्सीकरण संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अभिक्रिया को संतुलित करना आपको आ जाता है। ठीक है, और यदि आप अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं तो एक और चीज आप जान सकते हैं बेटा, किसी भी यौगिक का आप आसानी से नाम, रासायनिक नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना, यौगिक का नाम और कौन सा? रासायनिक नाम। रासायनिक नाम आसानी से आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, उसे समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा, हमारे पास एक कंपाउंड होता है FeSO4। ठीक है, Fe2SO4 का होल थ्राइस, ये कंपाउंड है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, FeSO4 Fe2SO4 का होल थ्राइस, ये फेरस सल्फेट है, ये फेरिक सल्फेट है। अब ये अंतर क्यों आता है, ये ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग हम इसका नामकरण करते हैं। ठीक है, तो इसका नॉमेनक्लेचर जो होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे किया जाता है बेटा। तो हमको ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाता है तो हम यौगिक का नाम स्पष्ट कर सकते हैं। और ये सब डिपेंड करता है किस पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। तो चलो, ये महत्व की बात थी। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके लिए सिखाते हैं। बहुत आसान है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो भी एसपीडीएफ रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए निकालना। उससे पहले हमें समझना होगा परमाणु का आधुनिक मॉडल। आधुनिक मॉडल के अनुसार परमाणु को किस हिसाब से हम समझते हैं, ये बात हमको बहुत अच्छे से समझनी होगी। और यहीं से आपको आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना बेटा। हम क्या करते हैं, यदि हम किसी भी परमाणु की स्टडी करते हैं, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के अनुसार सबसे पहले किसी भी परमाणु में कक्षाएं आपके लिए मिलती हैं। ठीक है, कक्षाएं, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। और ये कुछ इस तरीके से डिनोट की जाती है कक्षाओं को। वैसे आप 1 2 3 4 नंबर से शो कर सकते हैं, लेकिन ये कक्षाएं कुछ इस तरीके से होती हैं, KLMN, इस तरीके से डैश डैश डैश। ठीक है, ये कक्षाएं हैं बेटा। और कक्षाओं के बाद जो नेक्स्ट नंबर आपका आता है, सबसे नंबर 1 पे होती है कक्षाएं। नंबर 2, जब आप कक्षाओं में एंट्री करते हैं तो आप मिलते हैं उपकक्षाओं से। तब आपके लिए मिलेंगी क्या? उपकक्षाएं, जिन्हें हम सबसेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सबसेल्स। ठीक है, सबसेल्स। उपकक्षाएं होती हैं बेटा हमारी, वो होती हैं आपकी नंबर 1 कक्षाएं हो गई, नंबर 2 कक्षाएं हो गई,
उपकक्षाएं होती हैं हमारी बेटा एस, पी, डी और एफ। इन उपकक्षाओं के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, अभी आप समझें कि कक्षाएं, कक्षाओं के बाद होती हैं उपकक्षाएं, और उपकक्षाएं आपकी कितनी है? 4 है यहाँ पे, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, और नंबर थर्ड, जब उपकक्षाएं हो जाती हैं फिर उसके बाद उपकक्षाओं में उपस्थित होते हैं ऑर्बिटल्स, अर्थात हम इन्हें बोलते हैं कक्षक। ठीक है, हम इनको क्या कहते हैं बेटा? इनको कहते हैं हम कक्षक। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे कक्षक, और इस कक्षक को कहते हैं हम ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो मैं कुछ बता दूं आपके लिए, कुछ इस तरीके का रहेगा। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को उसमें, ठीक है, एंटर कराएंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स को हम भरेंगे तो इस तरीके का ऑर्बिटल हम शो करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगी कक्षाएं। कक्षाएं कुछ के, एल, एम, एन से जानी जाती हैं, डैश डैश डैश, आगे और भी हो सकती हैं। और उनमें होती हैं उपकक्षाएं। उपकक्षाओं को सब सेल्स कहते हैं बेटा, एस, पी, डी, एफ, 4 उपकक्षाएं हैं आपकी। फिर उसके बाद है बेटा कक्षक। कक्षक ऑर्बिटल्स बोलते हैं हम इसके लिए। और कक्षक के अंदर होते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन्स आपके। नंबर 4 रहेगा इलेक्ट्रॉन। अब आप सीधा पहुंचेंगे कहां पे? इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये एक प्रोसेस है, मैंने आपको समझाया है मॉडल। ये मैंने आपको मॉडल समझाया है, आधुनिक मॉडल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ उपकक्षाओं के बारे में, इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। उपकक्षाओं के बारे में समझाते हैं बेटा आपके लिए कुछ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बैंड करता हूँ। उपकक्षाओं के बारे में आपको डिटेल से समझाते हैं। उपकक्षाएं हैं हमारी एस, फिर है पी, और है आपकी क्या? डी और एफ। ये उपकक्षाएं हैं, इनके बारे में बात करते हैं। एस उपकक्षा में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, एस उपकक्षा में केवल एक ऑर्बिटल होता है, एक कक्षक होता है। और की बात करते हैं, पी उपकक्षा में 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, 3 कक्षक हमने यहां पे शो किए, और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटलों में प्रवेश करते हैं। सिर्फ ऑर्बिटलों में नहीं, विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में हुंड के नियम का पालन करते हुए प्रवेश करते हैं। ठीक है, क्या होता है हुंड का नियम, ये डिटेल में आपको समझाएंगे। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट किए। चूंकि 3 ऑर्बिटल थे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो पी की जो क्षमता होगी बेटा वो कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, पी में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते हैं। पी उपकक्षा की बात करते हैं बेटा। डी उपकक्षा में 5 कक्षक होते हैं, और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके अकॉर्डिंग डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ठीक है, हुंड के नियम के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन कक्षक में प्रवेश कराएंगे। क्या होता है हुंड का नियम, मैं एक बार आपको बताता हूं। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन यथासंभव आयुग्मित रहने का प्रयत्न करते हैं, और जब सभी कक्षक आंशिक रूप से भर जाते हैं तब इलेक्ट्रॉन युग्म बनाना प्रारंभ करते हैं। जितने भी कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स पहले एक एक करके प्रवेश करते हैं, और जब सभी कक्षक आंशिक रूप से भर जाते हैं इलेक्ट्रॉन तब युग्म बनाना प्रारंभ करते हैं। ये हुंड का नियम है। ठीक है, तो डी की जो क्षमता हो गई इलेक्ट्रॉन की वो 10 की हो गई। डी में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं हम। ठीक है, 10 से कम भर सकते हैं। एफ में जो कक्षक होते हैं वो 7 होते हैं बेटे, और 7 कक्षक के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का जो टोटल बैठेगा वो यहां पे बैठेगा कितना? 14 इलेक्ट्रॉन। अर्थात एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो 14 होगी। इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं इसमें। हुंड का नियम है, ध्यान रखना है आपको अच्छे से। और अब आपको बताते हैं कि यहाँ पे 14 होगी। ठीक है ना, 14 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एफ उपकक्ष में क्या कर सकते हैं? प्रवेश करा सकते हैं। ज्यादा नहीं हो सकते, उससे कम रह सकते हैं। ये मैंने उपकक्षाओं का आपका, ठीक है, समझाया है बहुत अच्छे से। अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं परमाणु का, और वहां से आपके लिए ये सब जो मैं बना रहा हूं, ये सब जो आसान कर रहा हूं, ये कर रहा हूं बेटा कि
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, और अब के बाद आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो सब ये उसके लिए कर रहा हूं मैं। अब हम समझते हैं यहाँ पे परमाणु की संरचना को। परमाणु के बीचों बीच में, अर्थात उसके केंद्र में एक सूक्ष्म भाग होता है जहां पे धनावेश तथा उसका द्रव्यमान रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ठीक है। यही है रूल, यही है थ्योरी हमारे परमाणु के मॉडल की, कि परमाणु के मध्य में, परमाणु के सेंटर में परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं धनावेश उपस्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन लगातार मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। ये पहली कक्षा है बेटा, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ये प्रथम ऊर्जा स्तर है, ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, ये तीसरा ऊर्जा स्तर है, और ये चौथा ऊर्जा स्तर है, ठीक है। अब पहले ऊर्जा स्तर में केवल एक ही उपकक्षा होती है और वो होती है एस। दूसरे ऊर्जा स्तर में एस होता है और पी होता है, ठीक है। तीसरे ऊर्जा स्तर में एस होता है, पी होता है और डी भी होता है। चौथे ऊर्जा स्तर में एस, पी, डी और एफ भी होता है, चौथे ऊर्जा स्तर में। पहले ऊर्जा स्तर में पहली कक्षा छोटी कक्षा होती है, तो उसमें केवल एक ही उपकक्षा होती है और वो है एस। दूसरी कक्षा उससे बड़ी होती है, तो इसमें दो उपकक्षाएं होती हैं, एस और पी। तीसरी में एस पी डी, चौथे में एस पी डी एफ। अब आपके लिए क्या करना है बेटा, आपके लिए इसके अपोजिट साइड से एरो लगाना है, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूं वहां से आपके लिए डबल 2 टाइम्स क्या करना है, इन लाइनों को रिपीट करना है, ठीक है ना। इन लाइनों को आपको क्या करना है, रिपीट करना है। जैसे पहली कक्षा में मैं बोलूंगा एस एस, दूसरी कक्षा में मैं बोलूंगा पी एस पी एस, तीसरी कक्षा में बोलेंगे बेटा डी पी एस, फिर बोलेंगे हम एफ डी पी एस। और ये एक गाने की तरह आपको गुनगुनाना है, ठीक है। और जब ये आपको याद हो जाएगा तो एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट होने वाला है। बहुत शॉर्ट ट्रिक से मैं आपके लिए समझा रहा हूं, ठीक है। तो समझे जरा, हम क्या करेंगे, इसके लिए रिपीट करेंगे बार बार, एस एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूं, एस, ठीक है, एस, ये पहला ऊर्जा स्तर कंप्लीट हुआ हमारा। दूसरे ऊर्जा स्तर के लिए लिखते हैं पी एस, दूसरा ऊर्जा स्तर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। डबल टाइम्स बोला है मैंने, है ना, 2 बार आपके लिए रिपीट करना होता है, एस एस पी एस। तीसरे ऊर्जा स्तर के लिए लिखेंगे यहां पे डी पी एस तीसरा ऊर्जा स्तर कंप्लीट हुआ। चौथे वाले ऊर्जा स्तर में क्या है, एफ डी पी एफ डी, ठीक है। यहां पे फिर से लिखते हैं एफ डी पी एस। जो हमने बोला था, मैंने बोला था आपके लिए कि आपको 2 बार रिपीट करना है प्रत्येक ऊर्जा स्तर के लिए, एस एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस, वो यहां पे कंप्लीट हुआ है। इससे हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन टोटल एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये लाइन रिपीट करनी है, बार बार दोहरानी है, गुनगुनानी है मन में, ठीक है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जब ये याद हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब बहुत आसान हो चुका है। अब मैं आपके लिए क्या करता हूं, नीचे से थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं और एग्जाम्पल्स आपके लिए देते हैं बेटा, इरेज करते हैं इसको। यहाँ थोड़ा सा आपके लिए क्या करते हैं बेटा, स्पेस बना लेते हैं। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स के लिए रखेंगे। तो सर्वप्रथम मैं सोडियम 11, परमाणु क्रमांक 11 होता है सोडियम का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जा रहा हूं बेटा, ठीक है। ध्यान से समझना आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैंने बोला है आपके लिए क्या करना है, आप लिख लेंगे एस पी,
ठीक है, एस, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे आप, ठीक है, इससे ज्यादा हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास केवल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हमारे लिए भरने हैं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप ध्यान से नोटिस करना, 2 और 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे रखेंगे। तो ये तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स उपकक्षाओं में प्रवेश किए हैं। अब हम कक्षक भरने होते हैं हमारे लिए, कक्षाएं पूरी करनी है बेटा हमारे लिए। तो कक्षाएं क्या करेंगे, पहली कक्षा, ठीक है, दूसरी कक्षा, और चूंकि एस पे 2 आ चुका है तो अब एस पे कितना आएगा, 3, और पी कितने से शुरू होता है, 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। एक बार बता दूं आपके लिए, किसी भी उपकक्षा पर कक्षा के लिए रिपीट नहीं करना है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। और लेते हैं कुछ, कैल्शियम 20, कैल्शियम 20, ठीक है ना, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, और हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उपकक्षाएं लिख लेते हैं, जो मैंने बोला था कि आपको सिर्फ ये रिपीट करना है, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस। तो एस एस पी एस, ठीक है, फिर आगे लिख देंगे क्या, पी एस, इसके बाद इलेक्ट्रॉन भर के देख लेते हैं, यदि हमारे लिए आवश्यकता होगी तो आगे हम और लिखेंगे, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं बेटा, 2 2 6 2 6, काउंट कर लेते हैं एक बार, 2 4 4 6 10 2 12 6 18 और 20 है हमारे पास। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब आप ध्यान से नोटिस करें, ये टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं कंप्लीट, 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20। कक्षाएं भरनी है बेटा, कक्षाएं कंप्लीट करनी है, ध्यान से देखना, यही सबसे हार्ड आपका क्या है, इसमें सबसे ज्यादा कठिन यही टर्म है कि हमें कक्षाएं कैसे लिखनी होती हैं, ठीक है। तो कक्षाओं के लिए क्या करते हैं, फिल करते हैं। एस पहली कक्षा से शुरू होता है, एस पहले ऊर्जा स्तर में आता है, ठीक है। जब एस एक ऊर्जा स्तर का आ चुका है तो फिर यहाँ पे 2 आएगा। पी दूसरे ऊर्जा स्तर से शुरू होता है, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। एस पे 2 आ चुका है, इसलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे, एस पे, ठीक है, 3 आ गया ये। पी पे 2 आ चुका है तो हम क्या करेंगे, पी पे 3 करेंगे, ठीक है, पी, और उसके बाद एस पे कितना करेंगे, यहाँ पे 4s2, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हुआ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बड़े से बड़े एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ अपवाद वाली बातें होती हैं जो मैं आपके लिए यहां पे क्लियर कर दूं बेटा, ठीक है। क्रोमियम 24 और कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। क्यों होता है उसका मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं बेटा आपके लिए, और इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख के दिखाऊंगा आपके लिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसी तरीके से, उसी प्रोसेस से हम लिखेंगे एस एस, ठीक है, फिर आएगा आपका पी एस पी एस, और अब आएगा बेटा कितना, देखो एस एस पी एस, फिर आएगा आपका डी। क्लियर। तो क्या करते हैं, यहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, 2 2 6 2 6 2। अब देखो आप काउंट करके, तो यहां तक कितना हो जाएगा 20, और 4 बचा आपका, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासक, एक बार कक्षाएं भर देते हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, और ये आएगा डी, क्योंकि डी तीसरे ऊर्जा स्तर से शुरू होता है, ठीक है। अब जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है यहां पे, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी आपको समझाया, या फिर हम ये बोल सकते हैं अफवाह नियम के अनुसार भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो सही है। लेकिन ये अपवाद प्रदर्शित करता है। उसका कारण ये होता है बेटा कि कोई भी कक्षक या तो आंशिक रूप से भरा हुआ हो, ठीक है, या फिर पूर्ण रूप से भरा हुआ हो। तो डी क्या होता है, डी में ऑर्बिटल होते हैं 5, इलेक्ट्रॉन है 4। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एस से अपनी ओर क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा, जिससे इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे से तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन एंड में जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s1 और 3d5, ठीक है। इसलिए अब S भी स्टेबल है और D भी स्टेबल है। एक बार फिर से समझाते हैं, कोई भी कक्षक
तब अधिक स्थायी होता है जब वो या तो आंशिक रूप से आधा भरा हो, ठीक है ना, आधा करके आधा भरा हुआ हो, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में हो, या फिर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो, युग्मित हो, और पूरे ऑर्बिटल क्या हो, फेल हो उसमें, है ना, पूरे कंप्लीटली भरे हुए हो, तब वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 4 हैं, अभी एक ऑर्बिटल खाली है, तो ये क्या करेगा, एस से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा जिससे एस भी स्टेबल है और अब डी भी स्टेबल हो गया, इसलिए ये अपवाद प्रदर्शित करते हैं। सेम कंडीशन यहां पर है, ठीक है। इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिख रहा हूं बेटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9, ठीक है। आप काउंट करके देख लें, 3d9, चूंकि 29 है कॉपर का परमाणु क्रमांक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बट ये यहां से तो सेम रहेगा बेटा, फिर से अपवाद के कारण क्या होगा बेटा, 4s1 हो जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा डी ऑर्बिटल में, तो ये हो जाएगा 3d10, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, एस भी स्टेबल है और डी भी स्टेबल है, इसलिए क्रोमियम और कॉपर अपवाद के रूप में जाने जाते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद होता है। आशा करते हैं आपके लिए आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी और आपको समझ में आया होगा। मैं कुछ आपके लिए एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, ये आपको करके दिखाने हैं बेटा। मैं ब्रोमीन 35, ठीक है, और आपके लिए आयोडीन 53, ठीक है, आपके लिए Ag47 और आपके लिए Hg80, मरकरी परमाणु क्रमांक 80। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए दिए हैं, आप प्रैक्टिस करें, आप इन्हें बनाने की कोशिश करें। बहुत सिंपल है, यदि आप ये याद रख पाते हैं, आपको बोलना है बार बार SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS, ये यदि आप याद रख पाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत आसान है, ठीक है। ये एक ट्रिक थी बेटा जिसके आधार पे मैंने आपको समझाया, रटने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे ये पूरा कंप्लीटली, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।